सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत पिछला क्लास में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और हम लोग अपना चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हमें चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना है और चैप्टर है हमारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार, कलिंग युद्ध और इसका प्रभाव, फिर अशोक का धम्म, विदेश नीति, कला और स्थापत्य का मौर्य काल के दौरान विकास। तो इतना सारा चीज़ हमें इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर और हमारा सिलेबस में सबसे पहले जो मेंशन है टॉपिक वो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न मौर्य साम्राज्य के विस्तार से ही संबंधित है। तो प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की कार्यों का मूल्यांकन करें। यानी कि हमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना है कि वे किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिए थे। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक भूमिका देंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। यूनानी आक्रमण से उत्पन्न संकट और निरंकुश शासकों के अत्याचार से मगध की जनता को मुक्ति दिलाने के लिए उसने चाणक्य की सहायता से अपना राज्य स्थापित किया। ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है, चाणक्य। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे और एक शिक्षक भी थे, एक गुरु। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका जो राइटर है वो चाणक्य ही है। तो ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित राज्य मौर्य साम्राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो ये है एक भूमिका जो आपको पढ़ने के साथ ही समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। फिर भी 345 ईसा पूर्व के आसपास उसके जन्म एवं पिपली वन के मौर्य गणतंत्र से उसके संबंधित होने की बात की जाती है। पिपली वन मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही एक जगह है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है उससे संबंधित यहाँ पे कुछ जानकारी भी मिलती है। अधिकांश इतिहासकार उसे निम्न कुल का मानते हैं। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। फिर 323 से 322 ईसा पूर्व तक चाणक्य के निर्देशन में उसने तक्षशिला में अध्ययन कार्य पूर्ण किया। इस अवधि में चंद्रगुप्त के समक्ष 2 स्पष्ट लक्ष्य थे। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रारंभिक जीवन है उसके प्रमाणिक जानकारी के बारे में कुछ अभाव है, लेकिन उसके जानकारी के बारे में हमें 345 ईसा पूर्व के आसपास 345 ईसा पूर्व के आसपास के कुछ साक्ष्य मिले हैं। उसी से उनके बारे में हमें पता चलता है, उसके जन्म के बारे में और मौर्य गणतंत्र के बारे में भी। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को एक निम्न कुल का मानते हैं और चाणक्य जो कि उसके शिक्षक थे, उसके गुरु थे, उसी के निर्देशन में चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला में अपना अध्ययन का कार्य पूर्ण किया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा हो गया। उसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष 2 स्पष्ट लक्ष्य था। क्या क्या? तो देखिए, चंद्रगुप्त के समक्ष 2 स्पष्ट लक्ष्य थे। मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। सबसे पहला, मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। हमने जब प्रीलिम्स के क्लास पढ़ा था, यानी कि प्रीलिम्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि जो नंद वंश का शासक था धनानंद, वो काफ़ी क्रूर शासक था। तो उससे जनता को मुक्त दिलाना चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष एक पहला टारगेट था। फिर दूसरा क्या था?
तो यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्ति दिलाना। हमने देखा था कि सिकंदर का आक्रमण भी इसी टाइम हुआ था। फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उसने एक विस्तृत योजना का निर्माण किया। फिर सिकंदर से मदद नहीं मिलने के बाद चंद्रगुप्त ने एक अस्थायी लड़ाकू कबीले की सेना गठित किया और मगध पर अधिकार हेतु योजना बनाई। तो ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ। ओवरऑल हम लोग इस पैराग्राफ में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना पढ़ाई पूर्ण किया। किसके निर्देशन में? तो चाणक्य के निर्देशन में। ये आपको लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य एक्चुअल में क्या था? तो एक निम्न कबीले से बिलोंग करता था, यानी कि निम्न कुल का था वो। अधिकांश इतिहासकार का ऐसा मानना है, अधिकांश इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि वो निम्न कुल का था। अब उसका अध्ययन हो गया। अब हम लोगों ने पढ़ा था प्रीलिम्स में कि जो नंद वंश का शासक सब था वो काफ़ी क्रूर था, काफ़ी अत्याचारी था। तो उसको, उस शासकों से जनता को मुक्ति दिलाना चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष सबसे पहला चुनौती था। तो वही हमने लिखा कि चंद्रगुप्त के समक्ष दो स्पष्ट लक्ष्य थे। सबसे पहला मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना, और दूसरा यूनानी आक्रमणकारियों से भी भारत को मुक्ति दिलाना। अब इसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक योजना बनाना पड़ेगा और एक सेना का भी गठन करना पड़ेगा। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अस्थायी लड़ाकू कबीले की सेना गठित किया और मगध पर अधिकार करने के लिए योजना बना लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र पर अधिकार किया। देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का एक अस्थायी सेना रेडी है। अब ये आक्रमण करने के लिए भी रेडी है। तो सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया? तो जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य विजय प्राप्त कर सकता है, यानी कि छोटे छोटे सीमावर्ती क्षेत्रों में उसने सबसे पहले अधिकार किया। तो उसको लिखिए, चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र पर अधिकार किया। इस अधिकार को चंद्रगुप्त की प्रथम महत्वपूर्ण विजय की संज्ञा दी जा सकती है। अब उसके बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़े। तो पंजाब एवं सिंध पर अधिकार के बाद उसने पर्याप्त मात्रा में संसाधन प्राप्त किया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट मगध पर आक्रमण नहीं कर रहा है और ना ही नंदवंश के सेनाओं पर, क्योंकि वो लोग यानी कि उन लोग के पास अभी काफ़ी ज़्यादा सेना है और डायरेक्ट चंद्रगुप्त मौर्य उनसे युद्ध नहीं कर सकता था। उसे एक बड़ी मात्रा में सेना चाहिए था और काफ़ी संसाधन भी चाहिए था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पंजाब वाले एरिया में आक्रमण किया और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संसाधन जुटाए और युद्ध सामग्री भी प्राप्त किया और एक बड़ी सेना का गठन भी किया। अब जाके चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? तो देखिए, इसके बाद चंद्रगुप्त ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मगध के प्रमुख सेना नायकों को अपनी ओर मिला लिया और अंततः मगध पर आक्रमण कर नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर दिया। और जैसे ही धनानंद को पराजित किया, धनानंद के हारते ही यानी कि पराजित होते ही नंद शासकों का पूरी तरीके से सफाया हो गया। तो इस प्रकार मगध पर अधिकार करके नंद शासक का अंत किया और मौर्य राज्य की स्थापना किया। तो ये है हमारा अगला पैराग्राफ। इसको भी पढ़ के आप समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। क्यों करता है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास ना ही अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेना है और ना ही संसाधन, जिससे कि डायरेक्ट मगध पर आक्रमण करके इस धनानंद को पराजित कर सके। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्षेत्रों में आक्रमण किया, जैसे कि पंजाब एवं सिंध पर। वहाँ पे आक्रमण किया, वहाँ पे जीता, यानी कि उसको विजय उस स्थान पर विजय प्राप्त किया। फिर पर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाए,
फिर बड़ी सेनाओं का गठन किया। जब सेना बड़ा हो गया, संसाधन एकत्रित हो गया, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से आए मगध पर और मगध पर आक्रमण किए। और यहाँ पे शासन था नंद वंश के शासक धनानंद का। तो धनानंद को पराजित कर दिया। पराजित करते ही यहाँ पे नंद वंश का सफाया हो जाता है और मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है। तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विजय। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। खुद से एक दो बार जब आप PDF पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छा से क्लियर हो जाएगी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष 2 लक्ष्य थे। सबसे पहला मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब दूसरा क्या टारगेट है? तो यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्ति दिलाना। यूनानी आक्रमणकारी यानी कि सिकंदर का सेना जो था सेल्यूकस निकेटर, वो भारत में आ चुका है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होगा वो सेल्यूकस निकेटर के साथ होगा। तो देखते हैं उसको अब। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्यवादी शासक था, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं अब तक। अब मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संदर्भ में 305 ईसा पूर्व के आसपास, देखिए ये सब जो ईस्वी है कुछ कुछ आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि 305 ईसा पूर्व। और हो सके तो एग्ज़ाम में आपको ये लिख देना है स्पष्ट रूप से कि 305 ईसा पूर्व के आसपास ये कहानी है। तो 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। तो कुछ इतिहासकार इस संघर्ष में चंद्रगुप्त की विजय हुई ऐसा मानते हैं। संभवतः यह विजय चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विजय थी, यानी कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीता था, इतिहासकारों का ये मानना है। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे यानी कि इस युद्ध में पराजित नहीं, विजय होते हैं, उसके बाद क्या होता है? तो तथा मगध में नंदों को पराजित करने से अधिक इसका महत्व रहा, क्योंकि इससे चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा बढ़ी और मगध क्षेत्र का प्रसार अफगानिस्तान तक हुआ। यानी कि देखिए 305 BC का बात है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध होता है वो होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। हाँ, चंद्रगुप्त का युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। लेकिन सेल्यूकस निकेटर को हारना अच्छा नहीं लगता है और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी से काफ़ी खुश भी होता है। तो क्या होता है इस संदर्भ में? तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री का विवाह करा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री रहती है उसका नाम रहता है कार्नेलिया। और इसका विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और ये जो शत्रुता था ये मित्रता में और एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कंप्लीट अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ जगह दिया जाता है। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य जो था वो पाकिस्तान से लेकर यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान तक विस्तृत हो जाता है। तो ये है यहाँ पे कहानी। ये नाम आप याद रखिए, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री रहती है उसका नाम कार्नेलिया रहता है। कार्नेलिया, इसका पूरा नाम है हेलेन कार्नेलिया। कार्नेलिया का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ लास्ट में विवाह स्थापित हो जाता है। और ये जो
शत्रुता रहता है ये मित्रता में बदल जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी आक्रमणकारियों को भी मतलब यूनानी आक्रमणकारियों का सफाया कर देता है। तो इसको और एक बार पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य एक साम्राज्यवादी शासक था। मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने में चंद्रगुप्त मौर्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसी संदर्भ में 305 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संघर्ष का उल्लेखनीय है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ था, और ये जो विजय था ये चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा विजय था, तथा मगध में नंदों को पराजित करने से अधिक इसका महत्व रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इससे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिष्ठा और बढ़ी और मगध क्षेत्र का प्रसार अफगानिस्तान तक हुआ। इस विजय के उपरांत की संधि में चंद्रगुप्त को एरिया में हेरात, फिर आराकोसिया का कंधार और ये सब जो जगह है, अगर हो सके याद तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और कम से कम ये सब लिख दीजिएगा, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, काबुल। बस इतना सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ और हम लोग टिप्पणी यहाँ पे करते हैं। तो अपने विजय अभियानों के द्वारा चंद्रगुप्त ने नंदों से भी अधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अपने समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। फिर चंद्रगुप्त के विजय अभियानों एवं साम्राज्य विस्तार की चर्चा यूनानी लेखक भी करते हैं। अब इसमें कौन कौन करते हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा आप इसको लिखिए। जैसे कि प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना के साथ समूचे भारत को रौंद डाला, और जस्टिन के अनुसार समस्त भारत चंद्रगुप्त के कब्जे में था। समकालीन साहित्य से भी चंद्रगुप्त के राज्य की सीमा मध्य एशिया से बंगाल की खाड़ी तक तथा हिमालय से मैसूर तक विस्तृत होने का वर्णन प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक निम्न कबीले से बिलोंग करता था, और वही चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से इतना दूर तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। और इसका जो वर्णन है ये केवल भारतीय ही नहीं बल्कि यूनानी लेखक भी करते हैं, जो हमने इस पैराग्राफ में मेंशन किया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ महान विजेता ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। तो अब तक हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में लिखा। अब थोड़ा सा उसके बारे में कुछ दूसरा फैक्ट्स हम लोग लिखते हैं। तो वो एक विजेता भी ही नहीं था बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। अब किस प्रकार से था, क्या क्या था, थोड़ा सा मेंशन कीजिए। तो उसके शासन का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उसने चाणक्य की सहायता से एक सुदृढ़ प्रशासन की भी व्यवस्था की, गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया, न्याय व्यवस्था को कठोर एवं जनता के अनुकूल बनाया। तो इतना सारा जन कल्याण का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया जा रहा है। चंद्रगुप्त प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म से संबंधित था, किंतु सेल्यूकस के पुत्री से विवाह करना एवं अंतिम समय में जैन धर्म की संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग करना उसकी धार्मिक उदारता का परिचायक है। पाटलिपुत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं एक स्थायी एवं विशाल सेना का गठन, शक्तिशाली प्रशासन की स्थापना इत्यादि चंद्रगुप्त की कुशलता को प्रकट करता है। तो ये सब पॉइंट आपको अच्छे से मेंशन कर देना है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे जो हमने लिखा है कि जैन धर्म के संलेखना विधि द्वारा उसने प्राण त्याग किया था, ये हमने प्रीलिम्स में भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। ये जो संलेखना विधि होता है ये एक प्रकार का जैन प्रथा है। इंसान अपने अंतिम स्थिति में इस प्रथा से प्राण त्यागते हैं, और ये जैन धर्म का एक प्रथा है। तो जैन धर्म जो मानते हैं वो इस प्रथा को अपनाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य भी एक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म को ही मानते थे। अब लास्ट में एक कंक्लूजन आपको लिख देना है, क्योंकि आंसर जो हमारा प्रश्न था उसके संदर्भ में काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा आंसर व्यवस्थित हो चुका है।
तो निष्कर्ष में क्या लिखना है? तो देखिए, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय साम्राज्य निर्माता, नंदों एवं विदेशी शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता और साथ ही कुशल प्रशासक के रूप में जाना जाता है। और हमने पिछला नहीं, जितना सारा पैराग्राफ है, हमने इन तीनों के बारे में अच्छे से वर्णन किया। किस प्रकार से भारतीय साम्राज्य निर्माता थे, किस प्रकार से नंदों एवं विदेशी शासन से भारतीय जनता को मुक्ति दिलाएं, और किस प्रकार से एक कुशल प्रशासक भी थे, हमने अच्छे से मेंशन किया। और वही हम लोग कंक्लूजन में डाल रहे हैं। उसने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बिंदुसार एवं अशोक के मजबूत शासन का आधार तैयार किया और भारतीय शासन की श्रेष्ठता को वैश्विक पहचान प्रदान की। तो ये हमारा सबसे पहला प्रश्न आज का कंप्लीट होता है। ये अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न सीधा सीधे आपको देखने को मिल जाए तो इस प्रकार अगर आप आंसर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आंसर आपका माना जाएगा। आपका आंसर 600 वर्ड्स के आसपास ही होना चाहिए। और इस बात का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रश्न पूछा क्या है और आप क्या लिख रहे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। और हम लोग इस प्रश्न में ये भी देखेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है साम्राज्य का विस्तार। और साम्राज्य विस्तार में सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का और उसके बाद सम्राट अशोक का। आइए इस प्रश्न को भी हम लोग एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट अच्छी तरीके से देखते हैं। तो आंसर का जो स्टार्टिंग है हम लोग एक भूमिका के साथ करेंगे। अशोक के बारे में पूछा है तो पहले अशोक के बारे में 1 या 2 लाइन में हम लोग बताएंगे और फिर अच्छे से हमारा पैराग्राफ तैयार करेंगे। तो अशोक मौर्य वंश या प्राचीन भारत का नहीं बल्कि विश्व का एक महान शासक था। अगर आप लोग प्रीलिम्स में जो हमने पढ़ाया था, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि अशोक के बारे में हमने प्रीलिम्स के क्लास में भी काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ा था। तो अशोक भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महान शासक था। विश्व के श्रेष्ठतम शासकों में उसकी गणना होती है। अशोक का मूल्यांकन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर एवं उसके कार्यों के अंतर्गत किया जा सकता है। अब अशोक के बारे में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अशोक का प्रारंभिक जीवन। तो अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी के संबंध में तथ्यों का अभाव है। तो हमें जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है वो रिसोर्सेस हमें यहाँ पे डालना है और मेंशन करना है। तो दिव्यावदान एवं अशोकावदान के वर्णन में इस संदर्भ में कुछ जानकारियाँ मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। देखिए बिंदुसार का जब हिस्ट्री में नाम आता है तो चूँकि बिंदुसार एक अयोग्य शासक था, बिंदुसार एक अयोग्य शासक था। बिंदुसार को सिर्फ एक महान बेटा का एक राजा बोला जाता है, नहीं राजा नहीं, महान बेटा का एक बाप, यानी कि महान पुत्र का एक पिता या फिर महान पिता का एक पुत्र। महान पिता में चंद्रगुप्त मौर्य, महान पिता का एक पुत्र कौन? बिंदुसार। या फिर महान पुत्र कौन? अशोक। महान पुत्र का एक पिता बिंदुसार के बारे में बोला जाता है। तो अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र था, लेकिन बिंदुसार के द्वारा अपने ज्येष्ठ भाई सुसीम को उत्तराधिकारी बनाए जाने के कारण अशोक को उत्तराधिकार का संघर्ष करना पड़ा। देखिए सुसीम जो था वो बिंदुसार का ही एक बेटा था,
यानी कि अशोक का भाई था, ज्येष्ठ भाई। तो सुसीम को जब बिंदुसार ने उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो अशोक और सुसीम के बीच उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष हुआ और फाइनली अशोक यहाँ पे सम्राट बना, यानी कि राजा बना। फिर इसके कारण शासक बनने के 4 वर्षों के उपरांत 269 ईसा पूर्व को उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये ईस्वी आपका इम्पोर्टेंट है, 269। ये आपका प्रीलिम्स में भी शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये ईस्वी आपको याद रखना है। 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है। तो हमने इस पैराग्राफ में अशोक का राज्याभिषेक करवाया है और आपको भी करवाना है। तो राज्याभिषेक डायरेक्ट नहीं हुआ, इसको एक छोटा सा युद्ध करना पड़ा था अपने भाई सुसीम के साथ, तो उसी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब अगला पॉइंट, अशोक एक विजेता शासक के रूप में। तो अशोक को एक विजेता शासक के रूप में मान्यता मिली है। किस प्रकार से मिली है, थोड़ा लिखिए इसको। किंतु उसे अपने राज्य विस्तार हेतु केवल कलिंग को जीतना पड़ा था। हमने देखा था अशोक एक साम्राज्यवादी शासक भले था, लेकिन जैसे ही इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग पर ऐसा आक्रमण किया कि इसमें बहुत ही ज़्यादा नरसंहार हुआ। काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें जान चला गया। और जब अशोक ने ये चीज़ देखा, ये नज़ारा देखा, तो अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और इसके बाद अशोक ने कभी भी युद्ध नहीं किया था। इसीलिए इतिहास में ये लाइन लिखा है कि अशोक को साम्राज्य विस्तार करने के लिए केवल कलिंग को ही जीतना पड़ा था, क्योंकि कलिंग के बाद इसने कोई आक्रमण किया ही नहीं अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो लिखिए इसको। मौर्यकालीन स्रोतों में ऐसा वर्णन किया गया है, यानी कि क्या वर्णन किया गया है कि अपने राज्य विस्तार हेतु केवल कलिंग को जीतना पड़ा था अशोक को, ऐसा मौर्यकालीन स्रोतों में वर्णन किया गया है। फिर अशोक के अभिलेखों में कलिंग विजय का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों में फिर कलिंग विजय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि अशोक ने इसके उपरांत युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ तथा बौद्ध भिक्षु बन गया। इस लाइन को अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ, बस। तो यह है अशोक एक विजेता शासक के रूप में। फिर है अशोक की विदेश नीति। अशोक की विदेश नीति के बारे में अलग हमारा एक प्रश्न भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक के रूप में, एक पॉइंट के रूप में देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अशोक कलिंग युद्ध को जीता। हालांकि पूरा अच्छी तरीके से हम लोग एक अलग से प्रश्न में कलिंग युद्ध को देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हमने बनाया है, तो पॉइंट में केवल कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब है अशोक की विदेश नीति। तो अशोक की विदेश नीति में एक प्रशासक के साथ साथ कूटनीतिज्ञ शासक के रूप में भी उसकी छवि स्पष्ट होती है। तो उसने अपने 13वें शिलालेख में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया है। सीमावर्ती राज्य यानी कि उसके समीप कौन कौन राज्य था, साथ ही उनके साथ अपने संबंधों की भी विस्तृत व्याख्या की है, यानी कि उस राज्य के साथ अशोक का क्या संबंध स्थापित था, इसके बारे में भी अशोक ने वहाँ पे व्याख्या किया है। वह शांतिपूर्ण ढंग से शासन करना चाहता था अशोक, क्योंकि कलिंग आक्रमण के बाद वो युद्ध नीति को तो त्याग दिया है और एक धम्म नीति को अपनाया है, और वो शांतिपूर्ण ढंग से ही शासन स्थापित करना चाहता था और विदेशी आक्रमण से भी अपने राज्य की सुरक्षा चाहता था। अब अशोक ने धम्म विजय करके
सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं पर जीत हासिल की। अशोक ने पड़ोसी राजाओं से राजनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, अतः प्रारंभ में आक्रामक नीति होते हुए भी बाद में उसने धम्म के अंतर्गत शांतिपूर्ण नीति का पालन किया और भैरी घोष से धम्म घोष की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस कंप्लीट पैराग्राफ में इसमें हमने ये मेंशन किया है कि अशोक का विदेश नीति किस प्रकार से था। तो ओवरऑल अशोक का जो विदेश नीति था वो काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से था, यानी कि अशोक अपने विदेशी राज्यों के साथ एक मित्रता स्थापित किया था। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि अशोक ने पड़ोसी राजाओं से राजनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। यही अशोक का धम्म विजय, धम्म यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से उसने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे और अपने सीमावर्ती राज्यों और 5 यूनानी राजाओं पर जीत हासिल की थी। बस इसी को हमने अच्छे से यहाँ पे लिखा है। और आक्रामक नीति होते हुए भी उसने बाद में धम्म के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण नीति का पालन किया और भैरी घोष से धम्म घोष की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो यही आपको इस पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करना, यानी कि अशोक के अभिलेख के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया, यानी कि सबसे पहला अभिलेख लिखने वाले हमारे अशोक ही थे। तो उसने अपने राज्य के विभिन्न भागों में अभिलेखों को स्थापित करवाया। यद्यपि उसे अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। यानी कि अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम से। और उसने अपने राज्य के अलग अलग भागों में अभिलेख को स्थापित करवाया और जनता के समक्ष प्रस्तुत भी किया। भारत में यह किसी शासक का प्रथम प्रयास था। देखिए, अशोक को तो अभिलेख लिखने की प्रेरणा विदेशी शासक से मिला, लेकिन भारत में इस प्रकार से यानी कि अभिलेख लिखने का सबसे पहला प्रयास अशोक का ही था और किसी प्रथम शासक का ही था। उसने शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुहा लेखों में अभिलेख के विवरण जारी किया। शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लेख, स्तंभ लेख यानी कि पत्थरों का ही एक पिलर बना करके उस पर कुछ लिख देना। स्तंभ लेख यानी कि इस प्रकार से स्तंभ बना करके उसमें कुछ लिखना। और गुहा लेख यानी कि गुफाओं में लेख। तो ये सब अशोक के द्वारा जारी किया गया था। ये अभिलेख उसके राज्यादेश थे जिसे उसने अपने विचार एवं शासन के संबंध में अपनी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी कि अशोक ने अपने विचार समझकर अपने विचारों के यानी कि अभिलेख के माध्यम से अपने विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। खत्म बात। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला पॉइंट है हमारा धम्म संकल्पना प्रस्तुत करना। देखिए, हमारा प्रश्न पूछा था कि अशोक का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। तो अशोक के संदर्भ में हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। यहाँ पे प्रारंभिक जीवन से लेकर के हमने उसके बारे में जितना सारा चीज़ है सब हमने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन किया है। तो अब हम लोग अगला पॉइंट में यहाँ पे लिखते हैं धम्म की संकल्पना प्रस्तुत करना। धम्म की संकल्पना, ये धम्म क्या है? तो नैतिक आचार संहिता, उसी को धम्म कहते हैं। तो धम्म की संकल्पना अशोक के द्वारा किया गया एक नया प्रयोग था, अतः उसे धम्म का प्रतिपादक के रूप में भी जाना जाता है। यह हो गया पहला इंट्रोडक्शन। वैसे तो धम्म बौद्ध धर्म से प्रभावित था, किंतु धम्म के अंतर्गत उसने सभी धर्मों के लोगों के बीच धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। हमने देखा था अशोक के बारे में, प्रीलिम्स में हमने ये पढ़ा था
कि अशोक भले ही बौद्ध धर्म को मानता था, भले ही बौद्ध धर्म के प्रति उनका श्रद्धा अपार था, किंतु अशोक अन्य धर्मों को भी एक समान नज़रिए से देखता था। यानी कि कोई भी धर्म हो, अशोक किसी भी धर्म को ना ही बुराई करता था और ना ही भेदभाव करता था। सभी धर्मों के बीच उसको मतलब एक अच्छी नज़र से देखता था और सभी धर्मों को उत्कृष्ट करने के लिए सोचता भी था। और इसका जो प्रूफ है वो हमने देखा था कि बराबर की गुफाओं में किस प्रकार से 4 गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। 4 में से 3 गुफा अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था और वो जो गुफा था वो आजीवकों के लिए था, आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। तो इससे पता चलता है कि अशोक बाकी धर्मों की भी समान रूप से इज्जत किया करता था। आगे देखते हैं। उसने संपूर्ण को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने के लिए सभी धर्मों का सार के रूप में धम्म को अपनाया और उसने उसका जो धम्म था वो धर्म से कहीं अधिक एवं नैतिक आचार संहिता था। देखिए, अशोक के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जा कर के जो प्रीलिम्स का क्लास है, प्रीलिम्स में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से अशोक के बारे में पढ़ा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे, यानी कि प्रीलिम्स का क्लास करके अगर आप इस क्लास को कर रहे होंगे, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। हालांकि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है अशोक की धम्म की संकल्पना। धम्म यानी कि क्या होता है? नैतिक नियमों का संकलन करता, नैतिक आचार संहिता आप बोल सकते हैं, यानी कि नैतिक नियम। और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था। भले बौद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन अशोक कभी भी धर्मों के बीच भेदभाव नहीं किया। सभी धर्मों के बीच एक समान रूप से समन्वय स्थापित करने का कार्य अशोक ने किया था। वही हमने इस पैराग्राफ में मेंशन किया है और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है अशोक द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य। अशोक ने कौन कौन सा लोक कल्याणकारी कार्य किया था, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे कुछ लाइन लिखते हैं। तो अशोक को प्रजापालक शासक एवं मगध राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो सबसे पहले तो उसने अभिलेख में, यानी कि अशोक का जो अभिलेख है उसमें ये बताया है कि सभी प्रजा मेरी संतानें हैं। हमने प्रीलिम्स के क्लास में अशोक के एक एक अभिलेख के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि वहाँ पे मेंशन था कि सारी प्रजा हमारी संतानें हैं। तो लिखिए उसको यहाँ पे, अपने अभिलेख में उसने अपनी प्रजा को संतान माना है। उसने प्रजा के हित में चिकित्सालय की व्यवस्था, छायादार वृक्षों से युक्त सड़क निर्माण एवं अन्य लोकोपयोगी कार्य करवाया। साथ ही अपने कार्यों के कुशल संवाद हेतु उसने धम्म मातृक की नियुक्ति की। तो इतना सारा लोक कल्याणकारी कार्य अशोक के द्वारा करवाया गया था। और जब हम लोगों ने देखा कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा की नीति को त्याग दिया, तो ये भी एक लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। तो उसको भी यहाँ पे आप लिख दीजिए कि कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा पर बल को उसने जन कल्याण के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट हमारा कंप्लीट। आगे लिखिए अशोक की कला में रुचि। तो अशोक की कला में रुचि का पता उसके शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों के अंतर्गत देखा जा सकता है। हमने देखा था कि अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में उसने काफ़ी स्तूपों का निर्माण करवाया था। लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कौन? अशोक। और यही अशोक का कला का एक उदाहरण है। तो यही सब आपको यहाँ पे लिखना है कि अशोक की कला में रुचि का पता उसके शिलालेखों से, स्तंभ लेखों से देखा जा सकता है। शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों के अंतर्गत देखा जा सकता है। उसके द्वारा जारी किए गए स्तंभ लेख आज भी कला के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के रूप में है। सारनाथ का स्तंभ लेख, सांची का स्तूप, बराबर के बंद में पहाड़ियों में गुहा लेख,
यानी कि बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण करवाया गया था आजीविकों के लिए अशोक के द्वारा, ये सब इत्यादि प्रमुख ऐसे उदाहरण हैं जो अशोक को कला के संरक्षक के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से अशोक के बारे में हम लोग संक्षेप में सारा पॉइंट्स को कवर किया। प्रश्न था हमारा, अशोक का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले हमने प्रारंभिक जीवन को देखा, किस प्रकार से कलिंग युद्ध को लड़ा, यानी कि एक विजेता शासक के रूप में देखा। फिर हमने अशोक की विदेश नीति के बारे में देखा। फिर अभिलेख के माध्यम से जनता को अवगत करवाया, यानी कि अपने विचारों को रखा। फिर धर्म की संकल्पना प्रस्तुत किया, किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करवाएं और किस प्रकार से अशोक का कला में रुचि था। ये सारा पॉइंट्स हमने कवर किया। अब लास्ट में एक कंक्लूज़न आपको लिख देना है। तो इस प्रकार अशोक वास्तव में एक महान शासक, महान धर्मवेत्ता, महान आदर्शवादी, शांति एवं अहिंसा का प्रवर्तक और युग प्रवर्तक था। यद्यपि कुछ इतिहासकार उसकी अहिंसा नीतियों एवं धर्म के अंतर्गत उसे मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और ये सही भी है। अशोक का जो युद्ध नीति त्यागना कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य का पतन का एक उदाहरण है। अब ये किस प्रकार से है हम लोग आगे देखेंगे। किंतु उसने चक्रवर्ती को रूप देकर न केवल विशाल क्षेत्र पर शासन किया, बल्कि परवर्ती शासकों के लिए पथ प्रदर्शक भी बना। परवर्ती शासक यानी कि आने वाले शासकों के लिए एक पथ प्रदर्शक बना, यानी कि रास्ता दिखाने वाले। तो ये था हमारा सम्राट अशोक के बारे में, जो हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हम लोग 2 ही प्रश्न को रखते हैं आज का सेशन में। इस चैप्टर में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ये हमारा सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको ग्रुप में PDF दिया जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, कुछ मेन पॉइंट्स को नोट कीजिए और वीडियो देखकर ही आप तैयारी करने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।